तो जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको यूपी बोर्ड प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कराएंगे, सारे के सारे पेपर तुमको सोल्व कराए जाएंगे जो इस ईयर के मतलब 25 में जो पेपर हुए थे हमें, और उससे प्रीवियस ईयर 2024 में जो हुए थे हमें पेपर हम आपको सोल्व कराएंगे। अगर आप अनसोल्व पेपर सोल्व कर लोगे, या तुमने केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, और तुमने अनसोल्व पेपर को सोल्व कर लिए 4-5 साल में आए हुए, और तुम उनको ही याद कर लो, तुम्हें तुम्हारा पेपर 60 से 70% मिल जाएगा। तो पहला जो तुम्हारा अनसोल्व पेपर है वो है तुम्हारा सेट का नाम है KA, और वह 2025 का है। पूरा नाम अगर तुमको बताएं तो सेट का नाम है 347 KA। तो आज इसको सोल्व कराएंगे। सबसे पहले है तुम्हारे मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। तो तुम्हें क्वेश्चन तुम्हारी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ से मैं क्वेश्चन को पढ़ भी देता हूँ। पहला मल्टीपल टाइप क्वेश्चन तुम्हारा है गैसीय विलयन का उदाहरण है। मतलब तुमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन गैसीय विलयन है। तुम्हें 4 विलयन दिए हुए हैं, जैसे तुम देख पा रहे हो। पहला विलयन तुम्हें कहा है कपूर का और नाइट्रोजन का। कपूर तुमको पता होगा, कपूर सुगंध के लिए हम घरों वगैरह में यूज करते हैं, अपनी अलमीरा में, कपड़ों के पास, अपने क्लॉथ्स में रख लेते हैं सुगंध के लिए। तो नाइट्रोजन का और कपूर का विलयन कह रहा है। दूसरा कह रहा है हाइड्रोजन और पैलेडियम का। तो हाइड्रोजन तो भाई अगर तुमको पता है गैस है, और पैलेडियम PD एक धातु है, सॉलिड है। तो ये तो भाई बच्चों तुम्हारा गैसीय विलयन नहीं होगा। ये कैसा विलयन होगा? तो ये तो भाई ठोस गैस विलयन होगा, या तुम कह सकते हो गैस ठोस विलयन होगा। इससे अगला कह रहा है पारे का सोडियम के साथ अमलगम। तो पारा जो होता है मरकरी Hg, इसको किसी भी धातु के साथ अगर आप मिलाओगे, बस इन 2 धातुओं को छोड़कर Fe और Pt को, तो ये सबके साथ एक विलयन तैयार करता है, और उस विलयन को हम नाम देते हैं अमलगम। अमलगम किसको बोलते हैं भाई बच्चों? हम अमलगम बोलते हैं पारे का किसी भी अन्य धातु के साथ विलयन, जो कि एक मिश्र धातु होते हैं। और मिश्र धातु सदैव याद रखो ठोस ठोस विलयन होते हैं। तो यह भी तुम्हारा ऑप्शन सही नहीं है। तो अगर हम इससे अगले ऑप्शन की बात करें, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। जल लिक्विड है, ऑक्सीजन गैस है, तो ये तो गैस द्रव विलयन हुआ। तो इसमें सबसे सटीक हमारा जो ऑप्शन है, सबसे सही ऑप्शन जो है वो पहला ही ऑप्शन नजर आ रहा है, कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। अब तुम सोच रहे हो कपूर तो सॉलिड होता है, फिर विलयन नाइट्रोजन में कैसे? ये तो गैस ठोस का विलयन हो गया। नहीं, कपूर बहुत जल्दी से उड़ता है। तो कपूर की जो, ऐसे समझो तुम, कपूर की जो गैस है और नाइट्रोजन जो एक गैस है, उन दोनों का जो विलयन होगा तुम्हारा वो गैसीय विलयन होगा। ये तुम्हारा पहला मल्टीपल टाइप क्वेश्चन था, इसका पहला ही ऑप्शन तुम्हारा सही है। अगर इससे अगले की बात करें, दूसरे मल्टीपल टाइप की, तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये कह रहा है किस संक्रमण धातु आयन के यौगिक रंगहीन होते हैं। अब रंगहीन और रंगीन यौगिक के बारे में तुम्हें थोड़ा पता होना चाहिए। रंगीन यौगिक और रंगहीन, यानी कलरफुल और कलरलेस। जिसमें कलर होगा वो कलरफुल या रंगीन, और जिसमें कलर नहीं होगा वो कलरलेस या रंगहीन। कौन होते हैं? तो रंगीन यौगिक में होते हैं बच्चों जिनमें आपका DD संक्रमण पॉसिबल हो, या DD ट्रांजिशन पॉसिबल हो। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बताने की कोशिश करेंगे तुम्हें। DD संक्रमण क्या होता है? तुम्हारा जो D ऑर्बिटल होता है वो 2 भागों में टूट जाता है। ये D ऑर्बिटल तुमको पता होगा, D उपकोष के अंदर 5 कक्षक होते हैं, 2 भागों में टूट जाएगा। ऐसे नीचे की तरफ 3 कक्षक आ जाएंगे, और ऊपर की तरफ तुम्हारे 2 कक्षक चले जाएंगे। इसको T2G बोलते हैं और इसको EG बोलते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है किसी यौगिक के अंदर, तो इसको हम DD संक्रमण बुलाते हैं। अगर DD संक्रमण पॉसिबल होगा तो आपका यौगिक रंगीन हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट कैसे डिसाइड करोगे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में? तो आपको ये देखना है, अगर जितने भी तुम्हारे ऑप्शन है इसमें किसी के भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की अगर पेयरिंग हो रही है तो वही तुम्हारा रंगहीन होगा। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन भी अकेला सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा तो वो रंगीन हो जाएगा। जैसे तुम्हारे ऑप्शन की बात करें हम सभी ऑप्शन, पहला ऑप्शन तुम्हारा Cr+3 है। तो Cr क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर होता है, और आपको पता होगा कि क्रोमियम ऑफ नियम का अपवाद है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें हम लास्ट से लिख देते हैं, तो 3d5 4s1 है। जब तुम 3 इलेक्ट्रॉन को इसमें से त्याग कर दोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पर 4s में तो 0 चले जाएंगे। पहले इलेक्ट्रॉन बाहरली कक्षा में से जाता है 4s में से, उसके बाद 3d में से जैसे तुम 2 इलेक्ट्रॉन और पहुँचाओगे तो 3d में 3 बचेगा। तो अगर तुम d का इस तरह तुम चित्रण करोगे और उसके अंदर तुम इन 3 इलेक्ट्रॉन को भर के दिखाओगे, तुम्हें दिखेगा तीनों इलेक्ट्रॉन सिंगल हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन सिंगल है तो रंगीन होगा। तो इससे अगर तुम ऐसे ही चेक करोगे वहाँ पे तुम्हें इलेक्ट्रॉन सिंगल मिलेंगे। जो सबसे लास्ट वाला है Zn, तुम्हारा जो D ऑप्शन है Zn+2,
तो Zn का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो 3d10 4s2 होता है, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4s2 3d10, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको देखना है कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने हैं, 2, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा यहाँ से त्याग के जाएंगे 4s0, सबसे आउटर सेल, सबसे बाहरी कक्षक जो होता है वहां से इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। 3d में आ गए तुम्हारे 10 इलेक्ट्रॉन। अब अगर तुम यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन भरोगे, हम उसमें भर के दिखा रहे तुम्हें पहले वाले में, तो इस तरह सबकी पेयरिंग हो जाएगी, और अगर सबके जोड़े बन जाएंगे तो तुम्हारा dd संक्रमण पॉसिबल नहीं हो पाता। इस वजह से तुम्हारा जो यौगिक होगा, तुम्हारा जो आयन होगा वो रंगहीन होता है। तो सिंपल सी ट्रिक, बिल्कुल, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन सिंगल मिल पा रहे हैं तो रंगीन है, इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं मिल पा रहे हैं तो रंगहीन है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इससे अगले अगर मल्टीपल टाइप की क्वेश्चन की बात करें, तुम्हारा गे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, तुमको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है, उपसे संयोजन यौगिक कुछ इस तरह है भाई बच्चों, CO का होल फ्राइज, और तुमसे ये पूछ लिया गया कि इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। देखो नॉर्मली भाई जो तुम्हारा यहाँ पे केंद्रीय धातु होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या से देखो पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ पर इसमें थोड़ा इन्होंने अलग अलग तरीके से कॉम्प्लेक्स बना दिया तो नेगेटिव भी आनी संभव है। लेकिन नॉर्मली तुम हमेशा यही पाओगे कि जो केंद्रीय धातु होगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या से देखो पॉजिटिव आएगी। कैसे निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या, तो तुमको के पर कितना चार्ज है तुमको ये मालूम होना चाहिए, पोटेशियम पर +1 है। जैसे ही इससे अगला तुम एलिमेंट तुमको मिलेगा तो प्लस लगा देना है, इसकी हमेशा केंद्रीय धातु की ही निकलेगी ऑक्सीकरण संख्या, इसको x मान लिया। इससे अगला जैसे ही तुम्हारा लिगेंड्स आया, तुमको याद होना चाहिए कार्बोनिल उदासीन लिगेंड होता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 और बराबर में रख दिया हमने 0, तो ये तो 0 x के साथ +1, ये इस तरफ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, यानी कोबाल्ट के यहाँ पे तुम्हारी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -1 आ रही है, जो कि तुम्हारा तीसरा ऑप्शन है। अब इससे अगले अगर सवाल की बात करें हम, जो कि तुम्हारा चौथा मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, तुमसे पूछा गया है कि अम्लीय अक्षमता के बढ़ने का सही क्रम है। अम्लीय अक्षमता, क्षारीय अक्षमता तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर उसने तुम्हें 4 यौगिक दिए हैं नॉर्मली, तुम्हारा एक यौगिक तो फिनोल है। पहले हम इन सबको क्रम में लगाते हैं, फिर अपना ऑप्शन चेक कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पर एथेनॉल है, और तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है तुमको क्लोरो एसिटिक अम्ल, क्लोरो एसिटिक एसिड, और 4 जो ऑप्शन है यहाँ पे आपका वो दिया गया है एसिटिक एसिड। तो अम्लीय अक्षमता का बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा तुम याद रख लो। देखो तुमको एक क्रम बताऊंगा तुम्हें पूरे केमिस्ट्री में काम आएगा। सबसे ज्यादा तुम्हें अम्लीय जो मिलेगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल से जो तुम्हें कम अम्लीय मिलेगा वो फिनोल होगा। फिनोल से जो तुम्हें कम अम्लीय मिलेगा वो मेथेनॉल होगा। मेथेनॉल से कम अम्लीय H2O, H2O से कम अम्लीय एल्कोहल होगा। ये क्रम तुमको याद रखना है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस तरह के सवाल को सोल्व करने के लिए। ऐसा एक क्वेश्चन बोर्ड में लगभग हर साल पूछा जाता है, अम्लीय अक्षमता का और अक्षारीय अक्षमता का। अब जैसा तुम देख रहे हो यहाँ पर क्लोरो एसिटिक अम्ल लिखा हुआ है, तो 2 तरह के ग्रुप होते हैं जिनको हम बोलते हैं +I और एक को हम बोलते हैं -I। +I में ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को जिस चीज के साथ जुड़ेंगे उस चीज को ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए हम इनको +I बोलते हैं। -I जो इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेते हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। तो हमको इन ग्रुप की थोड़ी पहचान होनी चाहिए। जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं नॉर्मली CH3 C2H5 होते हैं। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप तुम्हारे ये होते हैं जैसे CN, और तुम्हारे सभी हेलोजन X यानी सभी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2, ये तुम्हारे जो ग्रुप हैं, यहाँ हम बोल रहे हैं NF3+, ये सभी ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ रहा है तो ये अम्लीय शक्ति को घटाते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जुड़ रहा है तो अम्लीय शक्ति को बढ़ाते हैं। तो हम यहाँ चेक करते हैं तो हमारे पास फिनोल है, ये एथेनॉल है, ये क्लोरो एसिटिक अम्ल है और ये एसिटिक अम्ल है। और हमको कहा गया है कि अम्लीय अक्षमता के बढ़ने का क्रम लगाओ, तो तुम इस क्रम को ध्यान से देखो और यहाँ से उठाना शुरू करो। एथेनॉल तुम्हें पता होगा एल्कोहल होता है, तो तुम्हारा एथेनॉल यहाँ पर सबसे कम अम्लीय होगा। एथेनॉल से ज्यादा अम्लीय फिनोल होगा। अब 2 हमारे पास बचे क्लोरो एसिटिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। हमने अभी तुम्हें सिखाया कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप अम्लीय अक्षमता को बढ़ाते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो इसके बाद तुम्हारा आएगा एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल, और जो सबसे लास्ट में आएगा तुम्हारा वो क्लोरो
एसिटिक एसिड होगा। तो ये क्रम है। अब ये क्रम चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। सबसे पहले एथेनॉल, फिर फिनॉल, फिर एसिटिक अम्ल, फिर क्लोरो एसिटिक अम्ल, तीसरे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो चौथे मल्टीपल टाइप का तुम्हारा जो आंसर है वो तीसरा करेक्ट होगा। जो तुम्हें बातें बताई हैं इनको याद रख लेना। इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप अम्लीय अक्षमता को घटा देते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप अम्लीय अक्षमता को बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप का एक क्रम होता है, तुम्हें पूरा वो हम अलग से वीडियो बना के समझा देंगे। फिलहाल के लिए तुम्हें जो बातें बताई हैं तुम उस पर ध्यान दो। अब ध्यान से आगे देखो भाई, तीनों मल्टीपल टाइप, तुम्हें 4 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन सोल्व करा देते हैं हमने। 5वां मल्टीपल टाइप क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन धनात्मक फेलिंग विलयन परीक्षण देता है। धनात्मक फेलिंग विलयन परीक्षण, ये इसके भाई बच्चों अगर तुम चाह रहे हम इतना डिटेल में ना बताएं, तुमको बहुत मल्टीपल टाइप है बस डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कराते हैं, तुम कमेंट करके बताओ हमें। और अगर तुम चाह रहे हैं कि हम जैसे सोल्व करा रहे हैं ऐसे ही कराते रहें, तो तुम ध्यान से समझो बात को, तुम्हें पूरा केमिस्ट्री समझ में आ जाएगा यहाँ पे अगर तुम पूरा ध्यान लगाओगे तो फेलिंग विलियन के बारे में बात चल रही है, फेलिंग टेस्ट के बारे में। तो ये तुम्हारा 5वां मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें हम तुमको बहुत कुछ समझाते हैं, ध्यान से बात सुनो। फेलिंग टेस्ट या फेलिंग परीक्षण बहुत काम का परीक्षण है, यूपी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये। तो फेलिंग परीक्षण के क्यों किया जाता है फेलिंग परीक्षण, सबसे पहली बात तो ये, तो फेलिंग परीक्षण से हम विभेद कर पाते हैं एल्डिहाइड में और कीटोन में। मान लो लैब के अंदर है कहीं पे, लैब में हम कुछ काम कर रहे हैं और किसी ने हमसे पूछा, हमको एक टेस्ट ट्यूब दे दी और हमसे पूछ ले बताओ इस टेस्ट ट्यूब में हमने एल्डिहाइड भर रखा है या कीटोन, तो उसका हम परीक्षण कर सकते हैं फेलिंग परीक्षण। इससे हमें विभेद हो जाता है कि ये चीज़ एल्डिहाइड है या कीटोन है, पता चल जाता है। तो फेलिंग परीक्षण के अंदर एक फेलिंग विलयन होता है जो 2 कंपाउंड से मिलकर बनता है। कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, पहला कंपाउंड आपका होता है कॉपर सल्फेट, बल्कि जलीय कॉपर सल्फेट। दूसरा कंपाउंड आपका होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो अगर आपको सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को देखना है तो कैसी स्ट्रक्चर होती है, तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की स्ट्रक्चर है बच्चों, ये बेसिक सी स्ट्रक्चर हम इसको तुम्हें बना के दिखाते हैं। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर भी इसमें OH ग्रुप, यहाँ पर भी OH ग्रुप, और यहाँ लगा होता है COO के इस तरफ COON में, ठीक है, और यहाँ पर भी H और यहाँ पे H। ये स्ट्रक्चर होती है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की। अब जो आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है इसको हम रोसेल लवण भी बोल देते हैं, रोसेल लवण। अब रोसेल लवण और ये तुम्हारा कॉपर जलीय कॉपर सल्फेट, दोनों को हम एक जगह मिलाते हैं और हम तैयार करते हैं जिसको हम बोलते हैं फेलिंग विलयन। तो फेलिंग विलयन जो होता है तुम्हें इसके बारे में याद रखना है, फेलिंग विलयन एक दुर्बल ऑक्सीकारक है, दुर्बल ऑक्सीकारक है फेलिंग विलयन। अब तुम्हारे मल्टीपल टाइप की और अगर आए 5वें की, तो उसने ये कहा है कि निम्न में से कौन धनात्मक फेलिंग विलयन परीक्षण देगा। तो फेलिंग विलयन परीक्षण नॉर्मली जो एल्डिहाइड होते हैं वो तो देते हैं, लेकिन जो कीटोन होते हैं फेलिंग विलयन टेस्ट नहीं देते। ये एल्डिहाइड के साथ होने वाला टेस्ट है, कीटोन्स के साथ नहीं हो पाता। इसी तरह हम इसमें विभेद करते हैं कि अगर एल्डिहाइड है तो रिएक्शन होती है और हमें क्या होता है, जो कॉपर जलीय कॉपर सल्फेट होता है इसका रंग नीला होता है और बाद में हमें लाल भूरा रंग मिलता है अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर, प्रणाली के अंदर। इससे हम पता करते हैं कि एल्डिहाइड था। और अगर हमको लाल भूरा रंग नहीं मिल पा रहा तो कीटोन है, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हो पा रही फेलिंग विलयन से। तो यहाँ पे तुम्हें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले ऑप्शन में तुम्हें कहा है ग्लूकोज, तुमने पढ़ा होगा मोनोसेकेराइड है C6H12O6। दूसरे ऑप्शन में तुमको बोल रहा है सुक्रोज, लिख रहे हैं, तुम्हें सारी बात बताएंगे इसके बारे में, ध्यान से देखो। तीसरे ऑप्शन में कहा है वसा और चौथे ऑप्शन में तुम्हें कहा गया है प्रोटीन। अब अगर हम इनके सबके बारे में बात करें तो देखो, अगर तुम्हें पता हो ग्लूकोज जो होता है उसका मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है। सुक्रोज की अगर बात करें तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो आगे अगर तुमको ध्यान हो, सुक्रोज ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज जब आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाते हैं तो हमारा एल्डिहाइड समूह ग्लाइकोसाइडिक बंध में काम आ जाता है, जिस कारण यहाँ पे मुक्त एल्डिहाइड समूह नहीं रह पाता। वसा की बात करें तो इसमें तो एल्डिहाइड होगा ही नहीं, लिपिड्स में। प्रोटीन की बात करें तो अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है जो धनात्मक परीक्षण देगा वो तुम्हारा केवल ग्लूकोज है। और एक और बहुत खास बात तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं, जितने भी डाइसेकेराइड्स, जैसे ग्लूकोज हुआ तुम्हारे पास, ग्लूकोज के बाद फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के बाद मान लो तुम्हारे पास है राइबोज, या तुम्हारे पास है भाई बच्चों माल्टोज, या तुम्हारे पास है भाई बच्चों लैक्टोज, या तुम्हारे पास है ग्लैक्टोज। सब धनात्मक परीक्षण देते हैं
फेलिंग विलियन के साथ। ऐसा केवल हमारे पास कीटोन है जो नहीं देता है। और यहाँ पर ये जितने भी हैं सब में एल्डिहाइड ग्रुप है, ये सब देते हैं इस परीक्षण को। तो अगर हम बात करें केवल इकलौता सुक्रोज ऐसा है जो इस परीक्षण को नहीं देता, वरना इस जो फॉर इंटरेप्शन कॉल आ गई थी बीच में, तो हम बात कर रहे थे फेलिंग विलियन के परीक्षण के बारे में। तो कोई भी तुम्हारा मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड जिनके हमने नाम लिख दिए, ये सभी धनात्मक फेलिंग टेस्ट देंगे। और द फेलिंग टेस्ट के साथ साथ ये टूलन टेस्ट भी देंगे, टूलन टेस्ट भी देंगे। और एक टेस्ट होता है बेंडिक्ट टेस्ट, तो अगर हम इनका बेंडिक्स टेस्ट भी कराएंगे तो ये बेंडिक्स टेस्ट भी देंगे। टूलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेंडिंग्स टेस्ट, तीनों टेस्ट देंगे। केवल इकलौता हमारे पास सुक्रोज ऐसा सेकेराइड है जो ना टूलन टेस्ट देगा, ना फेलिंग, ना बेंडिक्स। तुमको याद रखनी है ये बात। इससे अगले अगर मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहा है श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या में बदलाव किए बिना एल्किल हैलाइड से प्राथमिक एमीन बनाने का सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। तो एल्किल हैलाइड से बोल रहा है, एल्किल हैलाइड RX होता है और हमें कह रहा है कि इससे हमको प्राथमिक एमीन RNH2 बनाना है। तो RNH2 बनाने के लिए बोल रहा है कार्बन में संख्या में श्रृंखला में कार्बन के कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, मतलब ना तो कार्बन की संख्या बढ़नी चाहिए ना ही कार्बन की संख्या घटनी चाहिए। तो पहला बोल रहा है होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो अगर तुमने होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया पढ़ी हो तो हम उसमें एमाइड से एमीन बनाते हैं, और हमने बताया भी है तुमको इस तरह के ये बीच का ग्रुप जो है होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में निकल जाएगा, तो तुम देख रहे होंगे कार्बन की श्रृंखला में परिवर्तन होगा। होफमैन ब्रोमाइड में तो हम एमाइड से बना रहे हैं, जबकि यहाँ हमें एल्किल हैलाइड से बनाना है। तो इससे अगला गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, यही तुम्हारा ऑप्शन सही है। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण में ही हम बनाते हैं अपना 1 डिग्री अमीन और कार्बनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। सैंडमेयर अभिक्रिया की बात कर रहा है तो सैंडमेयर अभिक्रिया में तो डाइएजोनियम लवण का हम यूज करते हैं, और डाइएजोनियम लवण से हम भाई बच्चों हेलो एरीन बनाते हैं। ये ऑप्शन भी तुम्हारा गलत है। और लास्ट ऑप्शन है अमोनिया के साथ क्रिया। तो अमोनिया के साथ क्रिया करने से अगर हम एल्किल हैलाइड के अमोनिया से क्रिया करावें तो बन जाता है 1 डिग्री अमीन ही बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये रिएक्शन बहुत अच्छी नहीं होती, यहाँ पे हमें मिश्रण मिलता है। ऐसे 1 डिग्री से 2 डिग्री अमीन हो जाएगा, 2 डिग्री से 3 डिग्री अमीन मिलेगा। ये कोई सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका हमको कि यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण है। तो बात बहुत डिटेल से हो गई, इसलिए बहुत समय लग गया। अब हम तुमको इसके क्वेश्चन सोल्व कराएंगे और तुम ध्यान से बने रहो इन चीज़ों के साथ और देखते रहो इनको।